मोदी से ऐसे काम नहीं कराया जा सकता। वो भारत का हित नहीं छोड़ सकते बॉस। 4 बड़ी वजह हैं कि मामला अटका हुआ है। भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलने को तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो इससे भारत के किसानों को नुकसान हो सकता है। यानी नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों के लिए ट्रंप से भिड़े बैठे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स और पशु फार्मिंग के बाजार को भारत नहीं खोलना चाहता, क्योंकि इस सेक्टर पर भारत में करोड़ों लोगों की जीविका आश्रित है। यानी ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी ट्रंप से, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से भिड़ रहे हैं और राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। भारत रूस से तेल खरीदने की बात पर भी अड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और इससे भारत तेल की महंगाई को रोक रहा है। भारत अपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के बिजनेस में भी अमेरिका की एंट्री नहीं चाहता, क्योंकि इससे छोटे कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अन्य एशियाई देशों की तुलना में कम टैरिफ लगाए, ताकि भारत को एडवांटेज मिले और भारतीय उत्पाद की ज्यादा खपत हो। यानी नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी उसमें साथ देने के बजाय डेड इकोनॉमी बता रहे हैं भारत की। यानी डील होगी तो ट्रंप की शर्तों पे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी की शर्तों पर, भारत की शर्तों पर डील होगी। जहां तक टैरिफ लगाने की बात है तो ऐसा करके ट्रंप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ट्रंप खुद ही अमेरिका को बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की इकोनॉमी को ही डेड बना देंगे, क्योंकि टैरिफ लगाने से अमेरिका में भारत जो सामान भेजता है वो महंगा हो जाएगा। इस सामान की बड़ी कीमत अमेरिका की जनता को ही चुकानी होगी। आप देखिए कि भारत अमेरिका को क्या क्या सामान बेचता है। 2024 के दौरान भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स की अगर लिस्ट देखें तो 70,947 करोड़ रुपए के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स गए, 56,933 करोड़ रुपए के टेलीकॉम प्रोडक्ट्स गए, 46,422 करोड़ रुपए के जेम्स और ज्वेलरी यानी कीमती पत्थर गए, 35,036 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट गए, 24,525 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स, 28,028 करोड़ रुपए का सोना और मेटल की ज्वेलरी, 24,525 करोड़ रुपए के रेडीमेड गारमेंट, 24,525 करोड़ रुपए के लोहे और स्टील से बना सामान। अमेरिका में यह सारा सामान अब महंगा होने वाला है, तो वहां ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, इकोनॉमी धीमे धीमे घोंगे की स्पीड से रगड़ रगड़ के बढ़ रही है, और तुम अपनी पब्लिक पे डाल दोगे कि भारत से जो सस्ता सामान आता है उसको तुम महंगा खरीदो। पब्लिक आप ही को गाली देगी ट्रंप साहब। ट्रंप के टैरिफ लगाने से अमेरिका में रहने वाले लोग ही परेशान हो जाएंगे। अमेरिका में इलाज महंगा हो जाएगा, इलाज में देरी होगी। आप सुनिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े चेयरमैन ऑफ मेडिकल टूरिज्म दिलीप कुमार खुद बता रहे हैं कि अमेरिका को उल्टा पड़ जाएगा यह मामला। Especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he's trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India, whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries. भाई भारत के पास पहली बात तो यह है कि हमारे पास खुद अपना इतना बड़ा बाजार मौजूद है। दूसरा, जैसा वो खुद ही बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि भाई भारत दूसरे मार्केट तलाश लेगा। तीसरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी को पता था कि ट्रंप जो है इस दूसरे कार्यकाल में बहुत सनकी टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन वगैरह वाला रास्ता ऑलरेडी तभी से तैयार करना शुरू कर दिया, और इसलिए भारत लोड नहीं ले रहा। लोड ट्रंप को लेना चाहिए बॉस, क्योंकि भारत से सस्ता सामान वहां पहुंचता है। भारत रूस से संबंधों को लेकर ट्रंप की धमकियों का लोड भारत नहीं ले रहा। आज ही भारत में रूस के राजदूत अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर इसी साल शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ वित्तीय संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार से कहीं आगे तक फैले हैं। दोनों देश पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रा को आसान बना रहे हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना है। भारत न सिर्फ रूस से व्यापार बढ़ाने वाला है, बल्कि भारत रूस चीन मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की भी हेकड़ी निकाल देगी। हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं कि भारत रूस चीन की तिकड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खटक रही है, बहुत डरा रही है। ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि भारत रूस चीन एक हो गए तो उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की जीडीपी को अगर जोड़ लिया जाए तो यह दुनिया की जीडीपी का 33% हो जाता है। वहीं रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है
और रूस में निकाले जाने योग्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा भंडार। अभी भी रूस से तेल खरीदने में भारत पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर है। अगर तीनों देश एक साथ आ गए तो फिर भारत और चीन को तेल आयात के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। यानी ये तीनों देश साथ आ गए तो ये तीनों मिलकर ही एक झटके में अमेरिका की बादशाहत खत्म कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप की धमकियों को भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया ही नहीं, बाकी देश भी हैं, और वो अगर मिल जाएंगे तो ट्रंप की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी फिलहाल इसी पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के सहयोग से चल रही योजनाओं की प्रगति पर बात की। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत के लिए अलग अलग रास्ते भी खोलते जा रहे हैं और यह बात क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी यहां कितने भी सवाल पूछें, कुछ भी बयान दें, मोदी लोड नहीं लेंगे। ट्रंप को जो करना है करें, भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसको जो बोलना है। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि रॉकेट बनी इकोनॉमी अगर किसी को डेड इकोनॉमी दिख रही है तो उसका ब्रेन डेड है बॉस। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी कैसे हुए बरी? कोर्ट में केस कैसे पलटा? कांग्रेस के भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के फर्जी नैरेटिव का पलीता कैसे लगा? आप देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। अब यह चैप्टर खोलता हूं। एक दौर था जब इस देश में भगवा को आतंक से जोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसी ऐसी कहानियां बनाई गई जिससे हिंदुओं को आतंकी साबित किया जाए, और यह सब इसलिए किया गया जिससे सियासी फायदा हो। हिंदू तो जातियों में बटा ही रहता है, मुसलमानों को खुश करके एक तरफा वोट ले लेंगे, तराजू जबरदस्ती बराबर कर देंगे कि नहीं हिंदू भी आतंकी हो सकता है। इसलिए जबरन भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी गई। लेकिन आज पूरे देश के सामने इसका सच सामने आ चुका है। डंके की चोट पर आज देश के हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और क्यों हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, यह बात आज 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आए फैसले से पता चला। आज जब एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला सुनाया तो भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी धुआं धुआं हो गई, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोर्ट ने फैसले में आतंकवाद के धर्म का जिक्र क्यों किया और कैसे मालेगांव ब्लास्ट के 7 हिंदू आरोपियों को 17 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला, इसकी पूरी डिटेल अब आपको बताऊंगा। लेकिन किस तरह से इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने का जबरदस्त प्रयास कांग्रेस और इकोसिस्टम ने किया, कैसे हंगामा हुआ इस फैसले के आने के बाद, उसकी एक झलक देखिए। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी उसको सत्यापित कर रहे थे। आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? तो है एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने करवाया था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। बरसों से हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही, आज मुंबई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के फैसले ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। भगवा आतंकवाद का जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश हो रही थी, भरो हवा, हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, साबित कर दो, उस गुब्बारे में आज कोर्ट के फैसले ने पिन मार के पूरी हवा निकाल दी। क्योंकि कोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपी आज फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे। यह तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब कोर्ट ने 17 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी नंबर 1 बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए लोगों पर क्या आरोप लगाए गए थे, पहले उसके बारे में आपको बताऊं आगे।
उससे पहले देखिए हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। लंबी सुनवाई के बाद आज एनआईए कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि ब्लास्ट में साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। जांच एजेंसी आरोप साबित ही नहीं कर पाई। धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा हुआ था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। जज ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट से 2 साल पहले ही साध्वी बन चुकी थी। आगे जज ने कहा कि यह साबित भी नहीं हुआ कि कर्नल पुरोहित ने ही बम बनाया था। उनके घर पर विस्फोटक रखे जाने के रिकॉर्ड में को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आगे जज ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने अपने संगठन अभिनव भारत के फंड का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जिन मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था वो आतंकवादी नहीं थे। और यही बात लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने भी कही थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अमित शाह का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताऊंगा हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने पर संत समाज ने कैसे कांग्रेस को घेरा है। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। संत समाज ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट के फैसले ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर भारत, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुनिए एक बार संत समाज क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे गढ़ा, उसे कैसे फैलाया। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे फैलाया था उसे भी याद करना जरूरी है। अगस्त 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में हाल के धमाकों में भगवा आतंकवाद की भूमिका है। जनवरी 2013 में यूपीए सरकार में उस वक्त के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उनके पास रिपोर्ट आ गई है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके ट्रेनिंग कैंप हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। सितंबर 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हर हिंदू आतंकवादी संघी क्यों है। जो दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद का जाप किया करते थे, मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले के बाद कैसे उनके सुर बदल गए हैं और कहने लगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुनिए जरा दिग्विजय सिंह को। लेकिन हिंदू आतंकवाद का जो
आरोप लगा था। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा रखा था। इस तस्वीर को ही देखिए, जब दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे और जो बुक लॉन्च हो रही थी उसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसका कलावा दिखा के मामला सेट का हो जाता कि भाई वो तो आरएसएस ने और हिंदुओं ने कर दिया है और कसाब को हिंदू बता दिया जाता। कसाब जब पकड़ा गया तब सोचिए ये किताब छप गई, नहीं पकड़ाया होता, मर गया होता तो क्या ही होता इस देश में। भारत में फैलाए जा रहे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव का पाकिस्तान ने भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। कह रहा है कि इसका नाम हीरा लाल है और इंडियन सेटअप से किसी ने अंदर से बताया कि ये सिख है और ये बीजेपी के दहशतगर्द ऐसे कलावा पहनते हैं। अब इंडियन सेटअप में से किसने बताया होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। इस तरह की कहानियां गढ़े रहे थे ये लोग। चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी भगवा आतंकवाद को लेकर अमेरिका को चेतावनी देने के आरोप लगे। विकीलीक्स जो एक वेबसाइट है जिस पर गोपनीय दस्तावेज पब्लिश होते हैं, उस पर 2009 में एक गोपनीय दस्तावेज पब्लिश हुआ था जो कि भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड से जुड़ा था। इस दस्तावेज में डेविड मलफोर्ड ने अपने विदेश मंत्रालय को लिखे हुए पत्र में राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया था जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। विकीलीक्स के इस दस्तावेज के मुताबिक 20 जुलाई 2009 को एक डिनर में राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने राहुल से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को भारत में मिलने वाले सपोर्ट को लेकर पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि इसका भारत में थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है, लेकिन देश में हिंदू अतिवादियों से ज्यादा बड़ा संकट है। और जब आज कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी भगवा आतंकवाद से जुड़े सवाल पर सन्नाटे में चले गए। सुनिए जरा। तो मालेगांव पे आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? Look, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. ये जो बोले नरेंद्र मोदी को वो शब्द बोलना होगा। फरमाइशी गीतमाला चलती है। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आज मालेगांव ब्लास्ट पे फैसला आया है, आपके जमाने में आरोप लगा था भगवा आतंकवाद का, बोलिए। तो कह रहे हैं आप लोग मुद्दा भटका रहे। अच्छा, ये लोग आज चुप हैं क्योंकि इन्हीं के दौर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसकी गवाही मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए कर्नल पुरोहित ने खुद दी है। कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी को दिखाया ही नहीं। कर्नल पुरोहित के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के बहाने खंडाला के एक अलग बंगले में ले जाया गया। कोर्ट में जमा किए गए लिखित बयान में कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि एटीएस के अधिकारियों ने उन्हें बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनका दाहिना घुटना टूट गया था। कर्नल पुरोहित ने यह भी दावा किया कि एटीएस के अधिकारी अवैध रूप से की गई पूछताछ में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। आगे कर्नल पुरोहित ने दावा किया कि सेना में उनके सीनियर अधिकारी ने धोखा देकर उनसे एटीएस को सौंप दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता हो। इस तरह से जबरदस्ती जानवरों जैसा व्यवहार करके कबूलनामा लेने का प्रयास होता है, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास होता है। और आज कहा जाता है कि ना आप मुद्दे से मत भटकाइए, देश सब देख रहा है बॉस। खैर, पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताता हूं कि पाकिस्तानी मुनीर का डबल संकट, चीन उधार छोड़ेगा नहीं, ट्रंप ने कह दिया अमेरिका तेल निकालेगा। अमेरिका के तलवे चाटते भिखारी पाकिस्तान ने क्या कर दिया कि चीन दौड़ा देगा, अब आपको यह बताता हूं। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान किया है, पाकिस्तान तो हवा में उड़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल कर ली है। डील में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप का बड़बोलापन देखिए कि उन्होंने यह तक कह दिया कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा।
अरे जो पाकिस्तान खुद का अपना देश दुनिया को बेच आया भीख मांगने के चक्कर में, वो भारत को क्या तेल बेचेगा? अब पाकिस्तान उछल रहा है कि देखो अमेरिका से डील कर ली। पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आया कि इस डील के बाद अमेरिका पाकिस्तान में तेल निकाल पाए या न निकाल पाए। पाकिस्तान का तेल निकल जाएगा जरूर। पाकिस्तान अब कैसे दो सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का अखाड़ा बन जाएगा, चीन और अमेरिका से कैसे पाकिस्तान को डबल करंट लगने वाला है, आज आपको बताऊं। यह भी बताऊंगा कि तेल के बहाने ट्रंप की नजर पाकिस्तान के कौन से खजाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही पूछ रहे हैं कि वो कौन से तेल भंडार हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को ही नहीं पता और ट्रंप कह रहे हैं कि हम वो तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई कि हमारे यहां तेल है, हमको ही नहीं पता है। ये ट्रंप कौन सा तेल निकालने वाला है? तेल के नाम पर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कैसा खेल कर दिया है कि चीन पाकिस्तान को दौड़ा देगा। पाकिस्तान के लोगों का यह सोच सोचकर भेजा फ्राई हो रहा है कि पाकिस्तान के पास तेल का खजाना आ कहां से गया भाई, जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि हम तेल निकाल लेंगे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको लेकर मजे लिए जा रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लोग तेल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयों और पतीलों के वीडियो डाल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व बता रहे हैं कि यही तेल निकालेगा क्या ट्रंप। लोग बड़े बड़े तवों पर अंडा फ्राई करते हुए तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ट्रंप को टैग करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में मिले ऑयल रिजर्व की तस्वीरें देख लो। पाकिस्तान में यह तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें बड़े बड़े कड़ाहों में तेल में डूबा खाना भरा हुआ है और इसे पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व बताया जा रहा है। ऑयल डील की खबर आते ही पाकिस्तान में इमरान खान का पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना तेल मिला है कि 50 साल पाकिस्तान को तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। इमरान ने कहा था कि लोग पानी का कुआं खोद रहे हैं, उसमें से गैस निकल रही है। भाई मैं आपको बताऊं, कुआं खोद रहे हैं, गैस निकल रही है। इससे तेल नहीं निकलता, इससे गैस नहीं निकलती भाई, कि ऊपरे ऊपरे खोदे और गैस निकल गई। ट्रंप ने लग रहा है यही वाला बयान सुन लिया 2018 का इमरान खान का। हालांकि इमरान खान का, पाकिस्तानियों का और ट्रंप का जो ये लेवल है ना, वो मैच हो रहा है। बहुत बढ़िया जमेगा इन लोगों का। जब एक बहुत बड़ा तेल का भंडार मिलने का दावा एक कंपनी ने किया था, तब पाकिस्तान सरकार ने यह दावा ठोक दिया था कि कराची के पास समुद्र में बड़ा तेल भंडार खोज लिया गया है। पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा था कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। पाकिस्तान का दावा था कि 3 साल तक खोज के बाद यह तेल का भंडार मिला है 2018 में, लेकिन मई 2019 में इस दावे की हवा निकल गई थी। पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर खबरें भी चली थी और पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई थी। यानी जिस देश में इमरान खान के मुताबिक कुआं खोदने पे गैस निकल जा रही थी, वहां 14 अरब डॉलर की खुदाई के बाद कुछ नहीं निकला। चीन को भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान से तेल का समझौता किया हो, लेकिन अमेरिका की नजर बलूचिस्तान में मौजूद बेशकीमती खनिजों पर है, ताकि वो चीन के एकाधिकार को तोड़ पाए। क्योंकि अभी चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। अमेरिका अपनी रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात करता है। चीन अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स की मोनोपोली को अमेरिका के खिलाफ ट्रेड डील में हथियार बनाकर यूज करता रहा। इसलिए ट्रंप ने यूक्रेन के साथ भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की डील करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए अब अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान पर नजरें गड़ा दी और ट्रंप को लग रहा है कि हम ऐसा पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे, भारत को आग लग जाएगी, भारत जो है वो दौड़ा आएगा। भारत काहे के लिए दौड़ा आएगा? ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भिखारी से दोस्ती किए हो पाकिस्तान से, तो भिखारी एक ही चीज दे सकता है, कटोरा। ले लो।